हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग और वेलकम टू दी पार्ट सेकंड ऑफ अक्टूबर 2020 करंट अफेयर कंपाइलेशन। हमने पिछली क्लास में किए थे पार्ट वन के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर रहे थे न्यूज़ में। आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर के जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं वो लोग हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। तो अपना इस लेक्चर का, इस सेशन का पहला टॉपिक है हमारा इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। अगर हल्की सी इसका बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो रीजन है आपका पूरा का पूरा उत्तराखंड जो नेपाल से लगता हुआ है, यहाँ पर आपको 3 रीजन ध्यान रखने हैं। पहला है लिम्पियाधुरा, दूसरा है काला पानी और तीसरा है लिपुलेख पास, है ना। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? दे आर प्रेजेंट इन दी उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये तीनों के तीनों रीजन्स आपके प्रेजेंट हैं। डिस्प्यूट ये है कि जो नेपाल है वो कहता है कि तीनों रीजन लाए करते हैं नेपाल वाले एरिया में, तो जो सॉवरनिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसका रूल यहाँ पर चलना चाहिए नेपाल वाली का। लेकिन इंडिया कहता है कि ये रीजन जो है वो इंडिया का है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इंडिया गवर्नमेंट के चलने चाहिए या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट के चलने चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली बॉर्डर इशू था जिसमें पिछले साल जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोला था कि ये जो तीनों रीजन्स हैं दे आर दी पार्ट ऑफ नेपाल। तो इस पर काफ़ी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि इंडिया ने बोला ये तो हमारे रीजन है, हमारी गवर्नमेंट यहाँ काम करती है, हमारे रीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा इन लोगों में अनबन हो गई थी। लेकिन रिसेंटली अभी अक्टूबर 2020 में ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि विजयदशमी के दिन जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो सारे के सारे रीजन हैं ये इंडिया में आते हैं। तो जो उन्होंने मैप शो किया ऑफ द नेपाल ड्यूरिंग द विजयदशमी, उसमें ये तीनों रीजन वर मेड द पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस वजह से डिस्प्यूट हल्का सा टोन डाउन हो गया। इसका मतलब अभी सारे के सारे रीजन कहाँ पर हैं? ये इंडियन रीजन में ही है। ठीक बात है। तो आपको 3 ध्यान रखने हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख पास। तो इसको हम बेसिकली वैसे ही बोल देते हैं काला पानी बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। और ये जो डिस्प्यूट है बेसिकली डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि 1816 में देयर वाज अ ट्रीटी, सुगौली ट्रीटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बोला गया था कि जो भी काली रिवर के वेस्ट में है, अगर इस तरीके से है, इस साइड नेपाल है, इस साइड उत्तराखंड है, तो ये आपकी काली रिवर फ्लो कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ये बोला गया कि जो काली रिवर के वेस्ट साइड वाला एरिया है वो सारा इंडिया का एरिया है, और जो काली रिवर के ईस्ट साइड वाला एरिया है वो सारा नेपाल का एरिया है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो रिवर्स है अपना जो कोर्स है, अपना जो डायरेक्शन है, अपना जो फ्लो करने का पाथ है उसको चेंज करते रहते हैं रिसेंटली, क्योंकि किसी फ्लड की वजह से, कभी किसी अर्थक्वेक की वजह से जो डायरेक्शन है रिवर की वो फ्लो होने की चेंज हो सकती है। इसीलिए जो भी बाउंड्री किन्हीं 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई रिवर बनाती है वहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू नेपाल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू 1816 की सुगौली ट्रीटी, काली रिवर के सारे वेस्ट साइड वाला एरिया उत्तराखंड का था, इंडिया का था, और जो ईस्ट साइड वाला एरिया था वो नेपाल का था। अब ये जो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, ये सारे काली रिवर के ईस्ट में आते हैं। तो नेपाल भी कहता है कि भाई ये सारे रीजन अगर काली रिवर के ईस्ट में आते हैं तो बेसिकली नेपाल का ये पार्ट है ना, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। लेकिन इंडिया कहता है कि भाई हम लोग काली रिवर को नहीं मान रहे हैं एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। हम किसको मान रहे हैं? एक रिज लाइन है इस साइड, देयर इज अ रिज लाइन, मतलब काइंड ऑफ माउंटेन है। तो उस माउंटेन का जो एरिया वेस्ट साइड में है वो इंडिया का पार्ट है, और जो एरिया ईस्ट साइड में है वो नेपाल का पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू काली रिवर, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल के पार्ट है। लेकिन इंडिया कहता है कि मैं काली रिवर को बाउंड्री नहीं मानता, मैं किसको बाउंड्री मानता हूँ? मैं इस रिज लाइन को बाउंड्री मानता हूँ जो माउंटेन टाइप सा कुछ है, क्योंकि रिवर अपना कोर्स चेंज कर सकती है विद टाइम, लेकिन जो माउंटेन है वो तो वहीं पर सिचुएटेड रहेगा। तो इसलिए कोई भी बहस ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो। दैट इज़ वाई हम लोगों को जो रिज लाइन है, जो माउंटेनियस रीजन है, उसके वेस्ट में इंडिया वाला पार्ट मानना है और जो इसके ईस्ट में नेपाल वाला पार्ट मानना है ना। तो इस वजह से दोनों कंट्रीज़ में भी सुलह हो रखी है, क्योंकि नेपाल ने जो अभी रिसेंटली मैप लॉन्च किया है ड्यूरिंग द विजयदशमी 2020, उसमें उन्होंने जितने भी 3 रीजन जिन पर डिस्प्यूट था उनमें इसको इंडिया का पार्ट माना है।
तो आपको हल्का सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये काला पानी जो एरिया है वो कहाँ है, किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग काली रिवर एक बाउंड्री मानी गई थी, और इंडिया इस बाउंड्री को ना मानते हुए कौन सी बाउंड्री मानता है। तो जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक कंसेप्ट जो इस रिगार्डिंग दिस इशू, ये हमको पता होना चाहिए। ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको करवा दिया। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अगर काला पानी लोकेटेड कहाँ पर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, बेका, BECA। ये न्यूज़ में इसलिए था अक्टूबर में क्योंकि रिसेंटली इंडिया एंड US ने इस पर साइन कर दिया है, ठीक है। बेका इज द अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड USA। तो अगर हम इस अग्रीमेंट की बात करेंगे तो उससे पहले हमें 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इंडिया और USA के बीच में देयर आर 4 अग्रीमेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, अब इसको थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ये क्या है बेसिकली, इसको देखेंगे। सिस्मोआ, ये भी इससे थोड़ा सा पहले ही अभी रिसेंटली साइन किया गया था बिटवीन 2 कंट्रीज, और ये जो बेका है ये रिसेंटली अभी अक्टूबर 2020 में साइन किया गया है। तो दीज आर दी 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड USA, ठीक है। GSOMIA, लेमोआ, सिस्मोआ एंड बेका, इन चारों पर इंडिया एंड USA साइन कर चुके हैं, ठीक बात है। तो जो बेका था वो न्यूज़ में था, तो अगर हम एक एक करके देखें बेका क्या है बेसिकली, देखो नाम से क्लियर होगा आपको, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें हम लोग बेसिक एक्सचेंज कर रहे हैं और कोऑपरेशन दिखा रहे हैं। किस चीज़ में दिखा रहे हैं कोऑपरेशन और एक्सचेंज जो है दैट इज ऑफ द जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन। जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी किस एरिया में क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर कोई होटल है, क्या यहाँ पर किसी और आर्मी के ट्रूप्स प्रेजेंट हैं, क्या यहाँ पर किसी कंट्री की मिसाइल डिप्लॉय हो रखी है। तो पूरे एरिया में, चाहे वो इंडिया चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो और कोई भी एरिया हो जो इंडिया से लगता हुआ है, उस एरिया में क्या क्या चीज़ें बेसिकली प्रेजेंट हैं, क्या वो इंडिया के लिए खतरा है, क्या वो इंडिया के लिए अच्छी चीज़ें हैं, ये सब बताना किसका काम है? ये सब बताना काम है अकॉर्डिंग टू दिस बेका USA का, क्योंकि USA के पास जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो देख सकता है कि ग्राउंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसके पास वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उसी इंफॉर्मेशन को उसने शेयर करना है इंडिया के साथ में अकॉर्डिंग टू दिस बेका, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इट इज़ द अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। जियो मतलब जोग्राफी, सरफेस, स्पेशल मतलब जिस भी एरिया में जो चीज़ प्रेजेंट है, तो ज्योग्राफी या उस जगह पर कुछ भी चीज़ सिचुएटेड है, इस्टेब्लिश्ड है, वो बेसिकली बेका के अकॉर्डिंग USA प्रोवाइड करेगा इंडिया को, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। बेका बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया। और ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इट इज़ यूज्ड बोथ फॉर द मिलिट्री एंड सिविलियन यूज़। मिलिट्री यूज़ में हम देख सकते हैं कि किसी कंट्री ने कहीं पर मिसाइल तो नहीं डिप्लॉय की हुई, कहीं पर कोई और तरीके का सिस्टम तो नहीं डिप्लॉय किया हुआ, तो वो मिलिट्री में आ जाएगा। सिविलियन में बेसिकली कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कोई और एरिया में एग्रीकल्चर कोई कर रहा है, कोई ऐसी बैरन लैंड है जहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो यूज़ होते हैं आपके सिविलियन यूज़। तो बेका के अकॉर्डिंग USA इंडिया को चाहे मिलिट्री यूज़ के लिए इन्फॉर्मेशन हो किसी जगह की, या फिर सिविलियन यूज़ के लिए इन्फॉर्मेशन देनी हो इंडिया को, दोनों ही केस में USA विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू इंडिया, ठीक है। तो ये बेका है बेसिकली, आपको इतना ध्यान रखना है इसमें, ओके। चलो अगर हम लेमोआ की बात करें, लेमोआ में बेसिकली क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ चाहिए होती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अगर मैं बोलूं कि भाई इंडिया की कोई शिप अफ्रीकन रीजन में गई है ना, अगर हम इस इंडिया को यहाँ पर मान लें, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, अफ्रीका में यहाँ पर इंडियन की शिप सेल करते करते यहाँ तक चली गई है। अब जैसे ही इंडिया की शिप यहाँ पर पहुँची, मान लो उसके पास जो फूड प्रेजेंट था उसके शिप पे प्रेजेंट लोगों को खिलाने के लिए, वो ख़त्म हो गया, या फिर उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, फूड ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया, तो ऐसे कंडीशन में इंडिया की शिप करेगी क्या? अगर इंडिया से हेल्प मंगवाएगी तो बहुत लेट हो जाएगा, मे बी किसी और सीक्रेट मिशन पर ये गए हों,
है ना। तो अल्टीमेटली जब कोई भी इंडियन शिप किसी भी रीजन में, चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, चाहे वो अटलांटिक ओशन हो, अगर इस ओशन में कहीं पर भी इंडिया की शिप्स को या इंडिया के एयरक्राफ्ट्स को, शिप प्लस एयरक्राफ्ट, उन दोनों को ही अगर फूड या फ्यूल की आवश्यकता है तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो यूएसए की शिप प्रोवाइड कर सकती हैं उसे। कहीं पर भी ना अगर यूएसए का मिलिट्री बेस होता है या उसका मिलिट्री स्टेशन होता है, मान लो कहीं पर इंडियन ओशन में, यहीं पर एक जगह है आपका डेगो गार्शिया, DEIGO गार्शिया, GARCIA, डेगो गार्शिया काइंड ऑफ आइलैंड है जहां पर यूएसए का मिलिट्री स्टेशन है। तो अगर इंडिया की शिप कहीं इसके आसपास है, उनका फ्यूल खत्म हो जाता है, उनका फूड खत्म हो जाता है, तो फिर अल्टीमेटली इस आइलैंड पर जो यूएसए की मिलिट्री प्रेजेंट है, उनकी हेल्प से वो उनको फूड या उनको फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट रिटर्न अंडर द लेमोआ, और ये रेसिप्रोकल है। अगर यूएसए इंडिया के लिए ऐसी मदद कर रहा है तो इंडिया को भी यूएसए की ऐसी मदद करनी है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू दिस लेमोआ। पर ध्यान रखना कि भाई ये सिर्फ फूड और फ्यूल के लिए रिगार्डिंग ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनको कोई वेपन चाहिए होता है या फिर इनको कोई मिसाइल चाहिए होती है, तब ये एक दूसरे को प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना। और ख़ास करके अगर मान लो यूएसए और रशिया आपस में वॉर पर है और इंडिया रशिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो अगर यूएसए की कंट्री बोले कि भाई मुझे रशिया की तरफ जाना है ऐसे घूम के, और मैं यहाँ पर आऊँगा और तुम्हारे मिलिट्री स्टेशन से अंडमान निकोबार में कुछ फूड और फ्यूल मुझे चाहिए होगा तो मुझे दे देना, इंडिया फिर बोलेगा कि भाई आप हमारे जो फ्रेंडली कंट्री है उसके साथ वॉर में हो, तब हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, है ना। तो इस केस में जहाँ पर कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ वॉर में है, तो उस टाइम पर इंडिया मना कर सकती है फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एंड फ्यूल, ठीक है। तो ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस के रिगार्डिंग एप्लीकेबल है कि किस कंडीशन पर इंडिया और यूएसए आपस में फूड या फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक बात है। तो अकॉर्डिंग टू लेमोआ ये चीज़ है। तो हमने दो कर लिया एग्रीमेंट, बैका कर लिया और लेमोआ कर लिया। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड है आपका सिस्मोआ। सिस्मोआ इज द कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम अग्रीमेंट। इतना बड़ा नाम याद नहीं रखने की जरूरत है, सिंपल समझना है कि इसका मकसद क्या है। कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम यूएसए की गवर्नमेंट यूज़ करती है, जैसे हमने अगर कोई मिसाइल को लॉन्च करना है तो उसके पीछे रिमोट सेंसर्स होते हैं ना, उसके पीछे सेंटर्स होते हैं कि भाई कैसे ये मिसाइल ऊपर उठेगी, उसके पीछे की जो साइंस है दैट इज़ रिटन इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, जो वहाँ पर बैठकर बंदा यूज़ कर रहा है उसको। तो ऐसे सिस्टम जो यूएसए के पास हैं, काफ़ी डेवलप्ड सिस्टम्स हैं वो वाले। तो इस सिस्मोआ के अकॉर्डिंग जो यूएसए है अपना जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिसकी हेल्प से या तो मिसाइल को वो लॉन्च करता है या फिर किसी और जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो सारे के सारे जो सिस्टम है उनको ये इंडिया को देगा। तो इंडिया के पास भी सेम तरीके का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसकी हेल्प से वो अपने मिसाइल सिस्टम्स को भी थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी है। जो यूएसए इंफॉर्मेशन भेज रहा है इंडिया को, वो इंडिया को प्रोवाइड हो रही है, वो इंडिया उसको ट्रैक कर पा रहा है, उसको ग्रैब कर पा रहा है। क्योंकि अगर भेजने वाला का सिस्टम अलग है और रिसीव करने वाला सिस्टम अलग है, तो फिर इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा लैकिंग हो जाती है, इन्फॉर्मेशन करप्ट भी हो सकती है, हैक भी हो सकती है। तो इस वजह से दोनों ही कंट्रीज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो दोनों आपस में एक्सचेंज ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिस्मोआ। अगर हम ध्यान रखें, इसमें चीज़ लिखी हुई है, टेक्नोलॉजी इनेबलर टू हेल्प ट्रांसफर हाई टेक एवियोनिक्स, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। क्रक्स इसका ये निकलता है कि जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंडिया को भेजनी है यूएसए ने, तो बीच में कहीं वो हैक ना हो जाए, वो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपस में जो सिस्टम ये लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल है। मतलब इसका भेजा हुआ सिस्टम, इसका भेजा हुआ सिग्नल ये रिसीव कर सकता है और इंडिया भी एज इट इज़ जो सिग्नल इसने भेजना है यूएसए को, वो भी इजीली इसको सेंड कर सकता है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिस्मोआ, ठीक बात है। लेकिन कई सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई इंडिया का जो ऑपरेशनल सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, अगर उसकी एक्सेस यूएसए गवर्नमेंट को लग गई तो देयर कैन बी राइट टू प्रिवेसी हमारा हर्ट हो सकता है और राइट टू सिक्योरिटी भी हर्ट हो सकता है, प्रिवेसी नहीं सिक्योरिटी। क्योंकि यूएसए को पता लग जाएगा फिर कि इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, कौन कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसने कौन सी कंट्री से लिए हैं, कैसे वो काम करते हैं।
तो अगर इन फ्यूचर यूएसए और इंडिया के बीच में कोई अनबन हो जाती है या वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली उसमें यूएसए को एज मिल सकता है। लेकिन कई सारे ये भी कहते हैं कि अगर यूएसए को एक्सेस है इंडिया के सिस्टम्स का तो इंडिया को भी तो एक्सेस है यूएसए के सिस्टम्स का, है ना। तो दोनों ही रेसिप्रोकल है ये तो इसलिए ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अच्छा कारगर साबित होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। तो अभी देखते हैं कि अभी रिसेंटली कैसे कैसे ये काम करेगा। अभी तो बस को 2 साल ही हुए हैं साइन हुए, तो अभी फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से ये काम कर सकता है इंडिया के फेवर में और किस तरीके से ये काम कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट में, वो देखने वाली बात है अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे GSOMIA, दैट इज द जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, है ना। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर यूएसए कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड करता है जिसको किसी और कंट्री के साथ शेयर नहीं करना है ना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं कि अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो आप ये किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप ये सिर्फ अपने तक ही रखेंगे, आप एक बार यूज़ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर ये बहुत सिक्रेटिव रहेगी चीज़ जो बहुत कम अथॉरिटीज़ को ही एप्लीकेबल होगी उनको एक्सेस, है ना। तो इस तरीके से जो भी अग्रीमेंट है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यूएसए इंडिया को देता है तो फिर उसकी सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो इंडिया को ही रखना है। सिमिलरली अगर इंडिया को इन्फॉर्मेशन यूएसए को देता है तो उस तरीके से भी यूएसए को इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखनी है। तो कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस GSOMIA, जिसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग है, जो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो एक बहुत अच्छे पैमाने पर यूज़ किया जाएगा। कोई भी मिसयूज़ और इन्फॉर्मेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली आपके फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और यूएसए ने साइन कर लिए हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको 4 अग्रीमेंट्स दे देंगे, वो आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ इनमें से कौन से 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स पर इंडिया यूएसए ने साइन किया हुआ है। ऑल ऑफ दी अबव भी आ सकता है, 1 2 3 भी आ सकता है, 2 3 4 भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए चारों के चारों फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स पर साइन हो चुके हैं और क्या बेसिकली उनका मकसद है, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है चारों के चारों का। अगर हम क्रक्स निकालें तो जो GSOMIA है इसका क्रक्स है कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन सिक्योर रखनी है उसके लिए मेजर अडॉप्ट करने किस में लिखे हैं, इस अग्रीमेंट में लिखे हैं। अगर लेमोआ की बात करें तो बेसिकली फूड और फ्यूल देना है शिप और एयरक्राफ्ट को अगर वो कहीं और फंस जाते हैं तो। सिमिलरली यूएसए को भी दे सकते हैं और इंडिया यूएसए को दे सकती है और यूएसए इंडिया को दे सकती है। सिस्मोआ की बात करें तो हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं कि भाई जैसी ऑपरेशन सिस्टम यूएसए में है वैसे ही इंडिया के पास भी हैं, तो देयर शुड बी सम रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ सिग्नल्स बिकम वेरी ईजी, बिकम वेरी फिजिबल, ठीक है। और जो अपना 4th है बैका जो रिसेंटली अभी साइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जितना भी जियो स्पेशियल डेटा है, कहीं पर कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो मिलिट्री यूज़ के लिए भी सिविलियन यूज़ के लिए भी इंडिया को सैटेलाइट के थ्रू वो प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली इंडिया भी अपने सैटेलाइट्स के थ्रू उसको वो जो जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक बात है। तो ये चारों का क्रक्स है, आपको बैका तो पता ही होना चाहिए था अक्टूबर के हिसाब से, इसका जो पीछे का बेसिक कंसेप्ट था वो भी आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए था, ठीक है। नहीं पता था तो मैंने करवा दिया, वो तो एक ही बात होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी इशू को टैकल करना है, ओके। चलो नेक्स्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज़ में थी इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते रहते हैं कि ये कब बनी थी, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं और ये क्या बेसिकली न्यूज़ में रही है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, क्या इसकी लैंग्वेजेस वगैरह हैं, वो सारा हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। चलो अगर हम देखें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी आपकी 2001 में, 2001 में ये बनी थी। लेकिन इससे पहले देयर वॉज, अगर हम इसकी एक टाइमलाइन से देखें तो टाइमलाइन किस तरीके से है, 1995 में इसको बोला जाता था शंघाई 5 मैकेनिज्म। शंघाई 5 मैकेनिज्म, इसमें जो 5 कंट्रीज थी, आपको अगर याद रखना हो तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप इसको, CKKRT, CKKRT। C से चाइना, K से कजाकिस्तान, ठीक है, और K से आपका है किर्गिस्तान, R से रशिया एंड T से है ताजिकिस्तान। पेपर में क्वेश्चन आता है T से क्या है, इस एरिया में तुर्कमेनिस्तान नाम की भी कंट्री है और ताजिकिस्तान भी है। तो ये T किस वाले का है, ये ताजिकिस्तान वाले का है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यही याद करने वाली चीज़ भी है इसमें। तो 1995 में देयर वाज शंघाई 5 मैकेनिज्म जिसमें ये 5 फाउंडिंग कंट्रीज मेंबर थे। फिर 2001 में इन 5 कंट्रीज़ के साथ में CKKRT प्लस उज़्बेकिस्तान आ गया,
तब ये क्या बन गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया ये, ठीक है। देन इट बिकम द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और रिसेंटली अभी 3-4 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान को भी इन लोगों ने इंक्लूड कर लिया है अंडर दिस SCO। तो अभी टोटल मेंबर कितने हैं इसके, CKKRT 5 पहले वाले, उज्बेकिस्तान छठा और 7वां 8वां इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देर आर 8 कंट्रीज विच आर दी मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपको ये थोड़ी सी टाइमलाइन ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें कि इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर द रशियन एंड चाइनीज़। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यूनाइटेड नेशंस की भी बात कर लेते हैं कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, तो अगर हम उसकी याद करते हैं तो फिर हम SCO की भी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी रशियन और चाइनीज़ है द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। न्यूज़ में काफ़ी रहता है कि भाई किस तरीके से SCO का यूज़ करके इंडिया अपना जो होल्ड है ओवर दी चाइना या फिर चाइना से बात करने के लिए वो किस तरीके से SCO को यूज़ कर सकता है, बाकी सभी कंट्रीज़ का सहारा लेकर कैसे वो प्रेशर बनाएगा चाइना पर कि भाई वो इंडिया के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रैटेजीज अपना रहा है टू हेजेमनाइज द इंडियन ओशन, टू हेजेमनाइज द पैसिफिक ओशन, उसको वो रोक दे, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई कोऑपरेशन है, तो शंघाई में ही होगा, है ना। तो आपको इस तरीके से इसका ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन दी इकोनॉमिक्स। हमने पहले ही बात की है, अक्टूबर में बहुत सारे नोबेल प्राइजेस आए हैं। पिछली बार हम लोगों ने फिजिक्स वाले किए थे। फिजिक्स में हमने देखा था कि 3 पर्सन्स को मिला था, पेनरोज, गेंजल और गेज, है ना। ये मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ एक तरीके से। पेनरोज को मिला था कि भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो प्रेडिक्शन थी ब्लैक होल वाली वो काफ़ी अच्छी थी, तो उसको प्रूव करने के लिए उसने कुछ ना कुछ पैरामीटर्स दिए थे, मेजरमेंट्स दिए थे, अपने वो काम के नहीं है। गेंजल और गेज को मिला था क्योंकि उन्होंने सेगिटेरियस ए स्टार जो ब्लैक होल है उसको बेसिकली डिस्कवर किया था। और वो ब्लैक होल कहाँ पर था, दैट ब्लैक होल वॉज ऑन द मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी ही गैलेक्सी में जहाँ पर सोलर सिस्टम है, तो उसको इनके लिए इसलिए मिला था। हमने पहले बात की थी नोबेल पीस प्राइज़ की भी, तो वो किसको मिला था, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ताकि इसलिए मिला था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं ड्यूरिंग द कोविड-19 कि काफ़ी जो डिप्राइव्ड कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी अनाज की कमी ना फील हो, तो उस चक्कर में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का ध्यान रखते हुए उसको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज़, जिसकी वजह से कोई भी एक आप कह लो कि प्रोटेस्ट नहीं किया लोगों ने, तो पीस को मेंटेन करना, तो इस तरीके से उनको पीस प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। अभी है आपका नोबेल प्राइज़ इन द इकोनॉमिक्स। देखो आपको ये प्राइजेस ना ऐसे ही याद होते हैं, जब आप बार बार किसी प्राइज़ की बात करते हो तो उससे पहले जो आपने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो, है ना। तो जब बार बार आप खुद से सोचोगे, पढ़ने की बजाय खुद से याद करने की कोशिश करोगे, तभी चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज पढ़ने से कभी चीज़ें याद नहीं रहती। ये तो मतलब ये तो रूल है कि भाई कि जितना ज़्यादा पढ़ने के बाद आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद सोचेंगे कि भाई इसको क्या मिला था, इसको क्या मिला था, आप टॉपिक को जो सिंप्लीफाई कर देंगे, उसका क्रक्स निकाल लेंगे, तब जाकर आपको वो चीज़ जो है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। अदरवाइज वो सिंपल शॉर्ट टर्म के लिए याद रहेगी, 2-3 बाद फिर भूल जाओगे पेपर में, फिर ऐसे ही कोई सिमिलर ऑप्शंस आ गए तो फिर उसमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहो। अगर नोबेल प्राइज़ दिख गया इकोनॉमिक्स वाला तो फिजिक्स वाला रिवाइज कर लो जो पिछली क्लास में किया था, पीस वाला कर लो जो पिछली क्लास में किया था, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है आप लोगों ने। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, मिलग्रॉम को मिला है और आपके विल्सन को मिला है। आपको इस तरीके से याद रखना है, पूरा नाम याद मत भी रखो यार, है ना। पूरा नाम क्यों याद कर, रॉबर्ट मिलग्रॉम है, कुछ भी मिलग्रॉम है, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। तो आपको मिलग्रॉम ध्यान रखना है और आपको ये विल्सन ध्यान रखना है। इन दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है और साथ में इनको किसके लिए मिला है। देखो जितने भी आप SSC लेवल के पेपर हो, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विस हो, चाहे वो और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज हो, उनमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है एक तो किसको मिला है और क्यों मिला है। डिटेल में नहीं जाते कि भाई इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो पहले प्रेजेंट नहीं था, इन्होंने कौन सी नई चीज़ दे दी, है ना। तो उतने डिटेल में नहीं जाते ये लोग, सिंपल पूछते हैं कि किसको मिला है और क्यों मिला है। तो नाम आपको ध्यान रखने हैं इनके, मिलग्रॉम और विल्सन। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने ऑक्शन जो थ्योरी है, जैसे ऑक्शंस होते हैं ना किसी भी चीज़ को लेकर कि किसी ने ये हाईवे बनवाना है तो उसके लिए बिडिंग करते हैं कि भाई मैं 1 लाख में बना दूंगा इसको, मैं 2 लाख में बना दूंगा। तो जिस भी मेंबर ने सबसे कम बिडिंग कर रखी होती है कि भाई मैं 1 लाख में बना दूंगा इसको, बाकी सब ने 1.5-2 लाख बोले हैं, तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ना। तो इस तरीके से ऑक्शंस होते हैं। तो ये ऑक्शंस कैसे क्रिएट किए जाए, लोगों को कैसे अवेयर करवाया जाए कि भाई किस तरीके से ऑक्शन होते हैं, वो कितनी वैल्यूज़, कितनी बिडिंग उनको करनी है,
तो ये सब जो एक थ्योरी है ऑक्शन की, जो लोग पढ़ते हैं बेसिकली एमबीए और इकोनॉमिक्स वाले फील्ड में, उसमें इन लोगों ने थोड़ी सी नई इंप्रूवमेंट्स करी है। तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि इनको मिला है बिकॉज दे ट्राई टू इम्प्रूव द ऑक्शन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी बिडर को बिडिंग करने के बाद वो टेंडर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंप्रूवमेंट इन दी ऑक्शन थ्योरी। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो रॉबर्ट विल्सन है उसने ये कहा था कि जितने भी आपके रैशनल बिडर्स हैं, रैशनल बिडर्स मतलब कि जितने भी आपके उस टेंडर को लेने के लिए इच्छुक हैं, जो टाइम पास के लिए आए वो नहीं, वो तो सिंपल अटेंड करने के लिए आए हैं, वो तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन जो रैशनल बिडर्स हैं, जिनको एक्चुअली में वो टेंडर चाहिए है, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ 1 लाख में बन जाएगी, है ना, लेकिन वो कितना लगाते हैं बोली, कितनी बिडिंग करते हैं, वो 1,25,000 की करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर 1 लाख की करेंगे तो मे भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए इसमें, है ना। तो फिर अगर उनको 1 लाख बोलने के बाद टेंडर मिल गया, लेकिन अब मिलने के बाद उनको प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि लगे तो उनके 1,25,000 रुपये हैं, तो 25,000 का उनको नुकसान हो गया। तो इस वजह से जितने भी रैशनल बिडर्स हैं वो जितनी भी वैल्यू उसकी फिजिबल वैल्यू होती है उसका हल्का सा बढ़ा चढ़ाकर ही वैल्यू की बिडिंग करते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा प्रॉफिट भी गेन हो। देखो ये नॉर्मल चीज़ें सबको पता है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे मेजरमेंट किए हैं, सर्वे वगैरह किए हैं, जहाँ पर इन्होंने हर एक ऑक्शन को स्टडी किया, जहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जितने भी ऑक्शन में लोग आए हुए हैं उनकी जितनी भी बिडिंग है वो हमेशा हायर है जितनी भी उसके लिए चाहिए होती है। तो सर्वे वगैरह किया इन्होंने, रिसर्च वगैरह करी, तभी इतना सारा काम करने के बावजूद के बाद इनको इनकी मेहनत का फल दिया गया है। दे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी ऑक्शन थ्योरी ध्यान रखना है। दैट इज वाई दे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक्स। नाम याद रहेगा, मिलग्रॉम एंड विल्सन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट। पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट है, देखो अगर हम इस तरीके से देखें तो दिस इज द सी प्लेन। ये एक ऐसी सी प्लेन है जो लैंड पर भी लैंड कर सकती है और वाटर पर भी लैंड कर सकती है ना। तो जितने ज़्यादा इंडिया में वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिवर हो चाहे वो लेक्स हो, तो उनकी कनेक्टिविटी के लिए थ्रू द सी प्लेन तो उसको हम लोग उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया में पहली बार सी प्लेन प्रोजेक्ट चलाया गया था अक्टूबर 2020 में, जो कहाँ से कहाँ तक था, ये था आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है केवादिया डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से लेकर साबरमती जो रिवर फ्रंट है इन अहमदाबाद, उसको ये कनेक्ट करता है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, साबरमती रिवर है, उसको ये अटैच करता है केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो इससे होगा क्या, आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी में टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो पहले सड़कों रोड्स के थ्रू आ रहे थे या फिर एयरप्लेन्स के थ्रू आ रहे थे, फिर बस पकड़ रहे थे, फिर गाड़ी में आ रहे थे, जैसे भी आ रहे थे, लेकिन अब उनके पास एक ऑप्शन है कि दे कैन ट्रैवल ऑन द सी प्लेन। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अनदर एक्सपीरियंस। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर को ये पहली बार लॉन्च किया गया था फ्रॉम द साबरमती रिवर फ्रंट टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन द केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी किया था पिछली क्लास में, जहाँ पर हमने ये देखा था कि इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर है, एंड इट इज़ दी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बन चुका है आफ्टर डिफीटिंग द स्प्रिंग टेम्पल में जो बुद्धा का स्टैचू है उसकी 153 मीटर हाइट है, तो उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। पहले वो सबसे बड़ा ज़्यादा टॉलेस्ट स्टैचू माना जाता था। तो ये हम लोग कर चुके हैं, बस मैं आपको हल्के से साथ साथ रिविजन करवा रही हूँ ताकि आपका चीज़ें कंसोलिडेट होती रहें। सिंपल ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आगे पढ़ा पिछला छोड़ दिया, तो सब चीज़ें इकट्ठी करके चलनी है, सब चीज़ें इंटीग्रेट करके चलनी है ना, तभी चीज़ें आपको बहुत होलिस्टिकली याद भी रहेंगी। ठीक बात है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि भाई सी प्लेन पहला कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम साबरमती रिवर फ्रंट टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन द केवादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, है ना। तो गुजरात स्टेट भी आ सकता है। सिग्निफिकेंस इसमें यही बताई गई है, सिग्निफिकेंस यही है कि भाई टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, है ना। लोगों में जो भी एक नया एक्सपीरियंस है बाय ऑफ राइडिंग द सी प्लेन, वो भी एक नया एक्सपीरियंस उनके लिए काउंट होगा, तो लोग इसके लिए भी यहाँ पर आएंगे, है ना। तो बेसिकली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगी टूरिज्म में, और जितने भी लोग उसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं उनकी जनरेशन ऑफ रेवेन्यू में काफ़ी मतलब पैसा इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि इट इज़ ऑपरेटेड बाय द स्पाइस जेट एयरलाइंस। पेपर में ना कभी क्वेश्चन आ जाता है जब किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है कि जो पहला सी प्लेन है वो किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, इट इज़ ऑपरेटेड बाय द स्पाइस जेट एयरलाइंस। तो बस अब सब कुछ याद कर ही रहे हैं तो ये भी याद कर ही लेते हैं ना, तो क्यों रिस्क लेना है अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो टॉपिक है वो कवर करना था। ओके, चलो अच्छा, अगर इसमें एक और चीज़ देखें कि भाई ये जो सर्विसेज हैं ये रेगुलेट कैसे की जाएंगी,
कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो ये देखेगा कि यहाँ से सी प्लेन उड़ेगा और वहाँ पर ये जाएगा? क्या यहाँ पर कोई पोल्यूशन तो नहीं कॉज कर रहा है ये? क्योंकि जब कोई भी चीज़ वाटर पे लैंड करेगी तो मे बी जिस वो इंजन यूज़ कर रहे हैं उसका जो एग्जॉस्ट है वो पानी में चला जाए। तो जब इंजन का एग्जॉस्ट पानी में चला जाएगा तो दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर द मरीन लाइफ। तो उसमें जो फिशेज़ वगैरह होती हैं उसके लिए हानिकारक ही माना जाएगा। तो इस वजह से ये रेगुलेशन करनी कि इस सी प्लेन की वजह से कोई भी मरीन लाइफ को हानि नहीं पहुंचेगी, किसी और पर्सन को हानि नहीं पहुंचेगी, दैट इज़ बीइंग रेगुलेटेड बाय दी। अगर वो इनलैंड वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज मतलब कोई रिवर है या फिर कोई लेक है, अगर ऐसे वाटरवेज हैं तो उसमें रेगुलेशन किसकी होगी? IWAI की, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जहाँ पर वाटरवे की बात आ गई, इनलैंड वाटरवे की बात आ गई, वहाँ पर IWAI रेगुलेट करेगी। जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ हैं ना, कोस्टल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, अगर उन एरियाज़ में सी प्लेन चला रहे हो तो फिर कौन रेगुलेट करेगा? इट इज़ रेगुलेटेड बाय दी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, SDCL। ये आपने बस फैक्ट ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि किसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग कंपनीज़ हैं जो इनको रेगुलेट करती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है फिर से नोबेल प्राइज़ है इन दी फिजियोलॉजी और मेडिसिन। हमने अभी तक पीस कर लिया है, हमने फिजिक्स कर लिया है और हम लोगों ने अभी रिसेंटली इकोनॉमिक्स वाला किया है। अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में कितने बंदों को मिला है? ऑल्टर, राइस एंड हॉटन। ऑल्टर, राइस एंड हॉटन। ठीक है, तो आपको ये 3 नाम ध्यान रखने हैं। और इनको मिला क्यों है? इनको मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बेसिकली क्या होता है? हेपेटाइटिस इज द लिवर इन्फेक्शन, इट इज़ द लिवर इन्फेक्शन। अगर ये ट्रीट ना किया जाए ढंग से तो अल्टीमेटली लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिवर इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो देयर आर 3 काइंड ऑफ वायरसेस, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। जो हेपेटाइटिस A का वायरस है ये कैसे बॉडी में एंटर करता है? ये एंटर करता है आपका फूड और वाटर के थ्रू। मतलब अगर आप ऐसा कोई फूड या वाटर पी रहे हो जिसमें ये वायरस प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में चला जाएगा और आपको हेपेटाइटिस जो है ये डिजीज़ कॉज कर देगा। ओके, जो हेपेटाइटिस B और C हैं दे आर ब्लड ट्रांसमिटेड। अगर किसी पर्सन की बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ है, मतलब उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई थी, उसको थ्रू एनी मेथड उसकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया गया है, उसको नया ब्लड दिया गया है, तो अगर उस ब्लड में पहले से ही हेपेटाइटिस C वायरस था या हेपेटाइटिस B वायरस था तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी में भी वो आ जाएगा, है ना। तो हेपेटाइटिस B और जो C है दे आर ब्लड ट्रांसमिटेड। जब ब्लड डोनेशन वगैरह होता है तब भी अगर किसी का ब्लड किसी और पर्सन में जो सिरिंज वगैरह है वो उस पर्सन को लग जाए तो अल्टीमेटली उससे भी हेपेटाइटिस C हो सकता है, हेपेटाइटिस B हो सकता है, अगर पहले वाले पर्सन को अगर हो तो। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली वायरस है तो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल लिवर इन्फेक्शन है। तो इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी है हेपेटाइटिस C वायरस की। इन्होंने ये देखा कि भाई रिसेंटली कई लोगों ने अपनी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया, उनको ब्लड की आवश्यकता थी तो उन्होंने बाहर से ब्लड अपनी बॉडी में इन्वॉल्व करवा लिया। लेकिन उन्होंने ये देखा कि भाई कई सारे लोगों में एक अलग तरीके का वायरस है, एक अलग तरीके का एजेंट है जो क्या कर रहा है? लिवर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। उस टाइम तक सिर्फ इनको क्या पता था? इनको पता था हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B। लेकिन उन्होंने ये देखा कि भाई हेपेटाइटिस A का भी ये वायरस नहीं है, B वाला भी ये वायरस नहीं है, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसा वायरस है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बॉडी में लिवर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तब इन्होंने ये देखा कि भाई फिर इन्होंने क्या किया? इस जो वायरस था हेपेटाइटिस C उसको बोला नॉन A नॉन B वायरस है। ये अभी तक नाम नहीं रखा है इसका, है ना। तो हेपेटाइटिस C वायरस की डिस्कवरी की गई जिस भी पर्सन में आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक अलग तरीके का एजेंट देखा गया जो लिवर इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, जो ना हेपेटाइटिस A था, जो ना हेपेटाइटिस B था। उस ब्लड को इन्होंने चिंपैंजीज में वो ट्रांसफ़र किया और फिर देखा कि भाई क्या चिंपैंजी में भी लिवर इन्फेक्शन हो रहा है। और जब इन्होंने उसको देखा कि भाई ये एक अलग तरीके का एजेंट है जो हेपेटाइटिस C ही है, तो उसके बाद इनको पता लगा कि भाई हेपेटाइटिस C नाम का इस तरीके का वायरस है जिनका जो DNA है, जिसका जो RNA है, सॉरी इस वायरस का RNA जो है इन लोगों ने बना लिया कि भाई हेपेटाइटिस C आपको इस तरीके से डिटेक्ट करना है।
तो अगर बॉडी में आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया है तो उसको पहले किसी पर्सन को देने से पहले आपको उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, उस ब्लड टेस्ट का करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये देखना है कि उसमें हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी वायरस तो नहीं प्रेजेंट। तो जब बी का तो पता था कि भी क्या स्ट्रक्चर है तो देख लिया, उससे तो डिटेक्ट हो गया वो, बट सी डिटेक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अभी इसके बाद हेपेटाइटिस सी भी डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से लोगों में जो लिवर इन्फेक्शन फैलता है ड्यू टू हेपेटाइटिस सी वो भी रुक जाएगा। और जब हमें किसी वायरस का स्ट्रक्चर पता है तो अल्टीमेटली हमें क्या पता है कि उसके खिलाफ कौन सी मेडिसिन हमें प्रोवाइड करनी है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता था तब तक मेडिसिन कौन सी थी ये भी नहीं पता था, लेकिन जो स्ट्रक्चर पता लग गया तो मेडिसिन भी आ जाएगी, धीरे धीरे वैक्सीन भी आ जाएगी। अभी हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना, देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर द हेपेटाइटिस सी। बी और ए के लिए है बट सी के लिए नहीं है, ठीक है। तो इनको किस लिए मिला है, द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। और इससे होगा क्या, इट विल एसेंशियली एलिमिनेटेड द ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भी आफ्टर ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस सी बॉडी में आ जाता था उससे उनको अब निजात मिल जाएगी, क्योंकि अब ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं जहां पर हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को डिस्कवर कर सकते हैं पहले मतलब उससे पहले कि उनको किसी पर्सन पे चढ़ाया जाए। तो पहले से ही हम लोगों ने प्रिवेंट कर लिया है इस चीज़ को, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो जब स्ट्रक्चर पता लग गया है तो मेडिसिन भी पता लग जाएगी। तो जितने भी आपके एंटी वायरल ड्रग्स होंगे जो हेपेटाइटिस सी को मारने के लिए कारगर साबित होंगे वो भी क्या है, थोड़े से अच्छे हम लोग बना पाएंगे। तो एंटीवायरल ड्रग बना पाएंगे, हम वैक्सीन बना पाएंगे, हम ब्लड टेस्ट में हेपेटाइटिस सी का वायरस डिटेक्ट कर पाएंगे किसी पर्सन को चढ़ाने से पहले। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है, क्योंकि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हेपेटाइटिस सी की वजह से जो लिवर इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना। तो इस वजह से क्या है, लोगों में लिवर कैंसर की भी शिकायत मिलती है। तो लोगों को हमें बचाना है ऐसी डिजीज़ से जो प्रिवेंटेबल है। ये तो प्रिवेंटेबल है, जो चीज़ नहीं बचाई जा सकती वो तो बात अलग हो गई, लेकिन ये तो हम जानबूझ के किसी पर्सन को लिवर कैंसर की तरफ धकेल रहे हैं, है ना। तो इस वजह से आपकी पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मेडिसिनल जो ब्रांच है उसको काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। और इसी डिस्कवरी की वजह से इन तीनों को, कौन तीन, ऑल्टर, राइस एंड हॉटन, इन तीनों को क्या मिला है, दे वर गिवन द नोबेल प्राइज़ इन द मेडिसिन, ठीक है। तो आपको ये पता है किसके लिए मिला है, क्यों मिला है ना, किस तरीके से प्रोसीजर हुआ था, कितने तरीके के हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, कौन सा ब्लड ट्रांसमिटेड है, कौन सा फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको हल्की सी जब आप ये करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं उसके लिए करते, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। ये भी एक नोबेल प्राइज़ प्रस्तुत किया गया था, किसके लिए किया गया था, इट इज़ गिवन फॉर द CRISPR-Cas9 जेनेटिक सिजर्स। CRISPR-Cas9 तरीके का एक टेक्नोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी तरीके का जो जेनेटिक म्यूटेशन है, जो भी जेनेटिक डिजीज़ है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक बात है। तो इतना ध्यान रखना आपने, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। जो CRISPR है, CRISPR इज़ द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो Cas9 है इट इज़ अ काइंड ऑफ एंजाइम जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीन में कट करवा देते हैं। अगर आपको ये देख रहा हो तो बेसिकली दैट इज़ अ DNA ऑफ अ पर्सन। तो अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये जो स्ट्रैंड है इसमें कुछ ऐसा कोड लगा हुआ है जिसकी वजह से बॉडी में कोई डिजीज़ उत्पन्न हो रही है ना। मतलब बेसिकली इसमें होता क्या है, DNA का काम क्या होता है, DNA का ये जो कोडिंग है उसके हिसाब से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। तो अगर हमें लगता है कि इस वजह से ये जो स्ट्रैंड्स हैं DNA के, इनकी वजह से हमारी बॉडी में मान लो डायबिटीज़ हो रही है, डायबिटीज़ होती है ना हेरिडिटरी, जो हम जेनेटिक अपनी मदर या फादर से भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मान लो ये जो कोड है आपका, ये डायबिटीज़ कॉज कर रहा है, DNA का ये वाला फ्रेगमेंट। तो अगर हमें डायबिटीज़ से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इस DNA के पूरे फ्रेगमेंट को ही काट दिया। तो जब DNA का ये सेगमेंट ही नहीं रहा तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन नहीं बनाएगा डायबिटीज़ कॉज करने वाला, है ना। तो अल्टीमेटली हमारी वो जो डिजीज़ है वो क्योर हो गई। तो ये जो काटने वाली चीज़ है, ये जो कट करा है यहाँ से DNA को, यहाँ से DNA को, ये किसने किया है, इट इज़ डन बाय द Cas9। तो ये Cas9 एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपके किसी भी DNA के सेगमेंट को काटने के लिए। तो इसीलिए इसी CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो दो पर्सन्स हैं, चारपेंटियर एंड डोडना दोनों फीमेल्स हैं, इस वजह से इनको मिला है फॉर द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री। और ध्यान रखना, CRISPR-Cas9 जेनेटिक सिजर्स है ना, बेसिकली कट कर दिया है वो वाला जीन जो बेसिकली आपकी किसी बॉडी में
कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है, हमें इतना पता है कि कोई भी जो सेल होती है ना, कोई भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर होते हैं आपके जीन्स। तो ये बेसिकली पूरी एक स्ट्रैटेजी है, पूरी एक क्रोनोलॉजी है। तो बेसिकली जो भी जेनेटिक लेवल पर हमें मॉडिफिकेशन करनी है कि भाई हमारे आगे जो चिल्ड्रन है उनमें ना ही ये डिजीज़ हो, क्योंकि वो जो जीन मटेरियल है वो मदर फादर से तो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हमने मदर या फादर में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ही अगर कट कर दिया तो फिर वो चिल्ड्रन में नहीं जाएगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो इस वजह से किसी भी तरीके की जेनेटिक डिजीज़ को ट्रांसफ़र होने से बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है CRISPR-Cas9, उसके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़। आपने नाम ध्यान रखने हैं, चारपेंटियर एंड डोडना। ठीक है, याद रहेंगे, दोनों फीमेल्स हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी हिस्ट्री में जहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में दोनों फीमेल्स को। दैट इज़ वाई वो ज़्यादा न्यूज़ में था ये, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री किसके लिए मिला है, किसको मिला है, और हल्का सा इसका पीछे का बेसिक कंसेप्ट सा क्या है। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये आप साइंस एंड टेक में करोगे, मैं इस अजम्पशन के साथ चल रही हूँ कि आपने पहले अपना मटेरियल तैयार किया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस ऊपर से बता रही हूँ ताकि आपको ये रहे कि भाई हाँ, इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में रही थी। ठीक है, जितना हो सका बेसिक कंसेप्ट का मैंने ट्राई किया है कि बता दूँ आपको, ताकि ये ना हो कि भाई ऐसे कुछ भी बोल के निकल गए। तो मेरा पूरा मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि किस चीज़ वजह से कौन सी चीज़ न्यूज़ में रही थी। ठीक बात है, तो रहेगा याद ये। ओके, चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कितनी आपकी कंट्री में वैक्सीन अवेलेबल है, कितने लोगों को ये चाहिए है, क्या इसका टेम्परेचर रहना चाहिए उसको अगर स्टोर करना है तो, किस कंट्री से हम लोगों ने ये मंगाई है, कितनी अमाउंट इसकी प्रेजेंट है, ये सब जो इंटेलिजेंस लेवल पर इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर्ड है, दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, अभी रिसेंटली कोरोना के रिगार्डिंग वैक्सीन हम लोगों ने मतलब मंगवानी शुरू करी थी, इंपोर्ट करनी शुरू करी थी, खुद से बनानी शुरू करी थी। तो उन वैक्सीन्स को हमें कहीं पर स्टोर भी तो करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी बनानी है वैक्सीन अपनी पूरी पॉपुलेशन को लेकर, तभी तो फ़ायदा है, तभी तो डिमांड सप्लाई को हम लोग जो है बैलेंस अमाउंट में रख पाएंगे। तो इस वजह से जो भी पूरा का पूरा ये नेटवर्क है EVIN, जिसका केरला में बैठे पर्सन को भी पता है डेटा कितना है इसमें, जिसमें वेस्ट बंगाल में जो पर्सन बैठा है उसको भी पता है कि भाई इस नेटवर्क के हिसाब से कितनी हमारी कंट्री में वैक्सीन अवेलेबल हैं और कितने लोगों को ये लग चुकी है, कितने लोगों को ये लगनी है। तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है ये पूरा ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है बेस्ड अपॉन दिस EVIN। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। हम देखते हैं कि भाई किसके अंडर आता है ये। EVIN इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो आपने ये डेटा ध्यान रखना है। और अगर हम नीचे देखें, इट एम्स टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन दी वैक्सीन स्टॉक एंड द फ्लोज एंड स्टोरेज टेम्परेचर्स अक्रॉस ऑल कोल्ड चेन पॉइंट्स इन दी कंट्री, है ना। ये मतलब एक लाइन में पूरा क्रक्स निकल गया है पूरे इस टॉपिक का कि एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है रिगार्डिंग दी वैक्सीन की प्रेजेंस, इसकी डिमांड कितनी है, इसकी सप्लाई कितनी है, इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन्ड है किस एरिया में। तो सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज स्टोर्ड इन दी EVIN। कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, दैट इज हमें ये सब हमें पता होना चाहिए। क्लियर बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि दिल्ली पहली ऐसी यूटी बनी है, पहला ऐसा इंडिया में स्टेट और यूटी दोनों को मिला के पहला ऐसा स्टेट या यूटी है जिसने पहली बार ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, अगर हम देखें इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री किसी एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए जितने फॉरेस्ट को जितने ट्रीज़ को काटती है उसके कम से कम 80% ट्रीज़ को तो उनको कहीं और ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए पनिशेबल ऑफेंस है। तो दैट इज वाई इट इज इन न्यूज़ कि इट विल हैव टू ट्रांसप्लांट 80% ऑफ द ट्रीज अफेक्टेड बाय देयर प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए न्यूज़ में था। साथ में इससे पहले ये भी चल रहा था कि इन लोगों को 10 सैपलिंग्स भी अडॉप्ट करने हैं, लगाने हैं कहीं पर फॉर दी ट्रांसप्लांटेशन पर्पसेस। तो वो तो चलेगा ही चलेगा, ये तो साथ में है ही है। ठीक है, अगर एक ट्री काटा है तो कम से कम 10 सैपलिंग्स लगाने पड़ेंगे किसी और जगह पर।
ठीक है, तो ये पहले चल रहा था, ये भी चलेगा और साथ में ये भी चलेगा कि भाई जितने भी ट्रीज अगर आपने काटे हैं उसका 80% आपने ट्रांसप्लांट करना है, सिंपल। ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस अ डेडिकेटेड पैनल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, एक पैनल बिठाया गया है जो ये देखेगा किस इंडस्ट्री ने कहाँ पर फॉरेस्ट काटे हैं और कहाँ पर जाकर ट्रांसप्लांट किए हैं, और अगर इस डेटा में थोड़ी भी ऊक चूक होती है तो फिर अल्टीमेटली ये फिर इसको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे डिस्पैरिटी है बिटवीन द डेटा एंड द बिटवीन द ग्राउंड रियलिटी, तो फिर ये अल्टीमेटली पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। या तो वो उस इंडस्ट्री का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं या फिर उसको वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस, डिपेंड अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बेसिस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। तो बस इसके बेनिफिट्स आपको पता ही है कि यार अगर लगाओगे तो अल्टीमेटली फॉरेस्ट को बचा पाओगे, जो इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है ड्यू टू इंडस्ट्रीज उसको भी हम लोग बचा पाएंगे। तो एक एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में जो बैलेंस बनाने की हम बात करते हैं कि देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन एनवायरनमेंट, बिटवीन इकोसिस्टम, बिटवीन द इकोनॉमी, ये हम लोग अचीव कर पाएंगे और यही हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक बात है, तो इस तरीके से आपने इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग बीचेस। ब्लू फ्लैग बीचेस न्यूज़ में थे क्योंकि रिसेंटली अभी इंडिया ने 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दे दिया है। इंडिया ने नहीं दिया है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, इंडिया ने इनको रिकॉग्नाइज किया था। तो देखते हैं बेसिकली क्या है वो चीज़। ये न्यूज़ में था क्योंकि 2 बीचेस कर्नाटका वाले कसारगोड बीच एंड पादुबिद्री बीच, ठीक है, ये दोनों बीच दोनों हैं कर्नाटका में। इनको रिसेंटली अभी ब्लू फ्लैग स्टेटस इनको प्रोवाइड कर दिया गया है। किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग स्टेटस मिलने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस बीच पर जो सफाई है वो बहुत अच्छी है, लोगों में जो टूरिज्म प्रमोट करना चाह रहे हैं हम लोग उस बीच पर, उसके लिए भी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। जो पूरा का पूरा एक ऐसा एक नेटवर्क है जिसकी वजह से लोगों का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर जाने वाला वो भी बहुत अच्छा है ना। तो इस वजह से हम देखते हैं कि भाई वो जो बीच है वो परफेक्ट है फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं उसको ब्लू फ्लैग बीच का स्टेटस प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि 2 अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं। ये तो टोटल 2 हैं, टोटल ऐसे 8 हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, 2 वो वाले और 6 ये वाले। कौन सा बीच कहाँ पर है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस हैव द स्टेटस ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस, है ना। तो आपको ये 8 पता होने चाहिए कम से कम। तो 2 तो हमने देख ली, कसारकोड एंड पादुबिद्री, दोनों कर्नाटका में है। शिवराजपुर है आपका द्वारका एरिया गुजरात में, शिवराजपुर वहाँ पर है। गोगला है दमन एंड दीव वाले एरिया में। कप्पड़ है केरला में। ऋषिकोंडा है आपका आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच है आपका उड़ीसा वाले एरिया में, जो जगन्नाथपुरी वाला एरिया है वहाँ पर है। जो राधानगर है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो आपको ये 6 कम से कम 8 कम से कम पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में करंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो इन 8 में से ही आएगा। तो आपको ये 8 ध्यान रखने हैं। अगर हम इनको मैप पर बनाएं तो मैप पर भी इस तरीके से बनाए हुए हैं, आपको जैसे याद रहते हैं, मैप देख के याद रहते हैं, खुद लिख के याद रहते हैं या फिर बार बार पढ़कर याद रहते हैं, वो आप लोगों की स्ट्रैटेजी है। मेरे हिसाब से आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। जब भी कोई न्यूज़ में आप सुनो ब्लू फ्लैग बीचेस, तो आपके दिमाग में ये होने चाहिए कि 8 बीचेस ऐसे हैं जिनको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लू फ्लैग बीचेस को इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, तो बार बार रिवीजन से ही काम बनेगा। तो अगर हम देखें कि ब्लू फ्लैग बीचेस होते क्या हैं, ये जो सर्टिफिकेट है ये कौन देता है? दिस सर्टिफिकेट इज गिवन बाय द FEE, द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, 1985 में ये स्टार्ट किया गया था। फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हर कंट्री में जाके ये देखती है कि कौन से बीचेस ऐसे हैं जहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कंडीशंस अच्छी हैं। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली उसको ब्लू फ्लैग बीचेस मिल जाता है। और जिस भी कंट्री में ज़्यादा ब्लू फ्लैग बीचेस होंगे तो अल्टीमेटली वहाँ टूरिस्ट भी ज़्यादा ही आएंगे। तो टूरिस्ट जब ज़्यादा आएंगे तो अल्टीमेटली टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगी, लोगों की जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, उनकी वो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट वुड ऑल्सो बी दी सस्टेन्ड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। और इंडिया में ऐसे 13 बीचेस हैं जिनको इंडिया ने ईयर मार्क किया है कि भाई हम लोग इन 13 बीचेस को कम से कम ब्लू फ्लैग बना के ही रहेंगे। अभी तक 8 को मिला है, बाकी 5 अभी बाकी हैं। तो देखते रहना, जैसे जैसे आते रहेंगे उनको हम इंक्लूड करते रहेंगे। टोटल 13 है, अभी टोटल 13 है। जो अब 8 है उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जा चुका है बाय FEE, और जैसे अगला ही रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा FEE के द्वारा तो फिर हम लोग इसको दोबारा से इस लिस्ट में शामिल कर लेंगे। ओके है,
है ना। तो ब्लू फ्लैग बीचेस होते क्या है, न्यूज़ में क्यों रहे थे, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कौन इनको ये टैग प्रोवाइड करता है, इंडिया में कितने हैं और अल्टीमेटली टोटल कितने हैं और कितने उसमें से रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। तो यही क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी टॉपिक में से, खास करके ब्लू फ्लैग वाले में से। ठीक है, तो आपका काम यही है कि आपने ये 8 कम से कम याद रखने हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000 एंड 2019 रिपोर्ट है बेसिकली, कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो एक ऐसा ऑफिस यूनाइटेड नेशन में जो स्पेसिफिकली काम करता है, किन एरियाज में काम करता है कि जितनी भी डिजास्टर अगर किसी कंट्री में आए तो कम से कम लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो। तो ये सब इंश्योर करने के लिए इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है कि पिछले साल में, अगर हम पिछले 20 साल की बात करें, पास्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें, तो जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स का जो नंबर है वो डबल हो चुका है। पहले अगर किसी कंट्री में 2 बार भूकंप आता था तो वहाँ पर 4 बार भूकंप आ रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर कि कहीं पर 2 बार फ्लड आती थी पूरे ईयर में, तो वहाँ पर 4 या 5 बार आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज इज़ द रीज़न जिसकी वजह से किसी भी कंट्री में डिजास्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स, ये आपने ध्यान रखनी है। इट इज़ रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, DRR, UNODRR, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, और अगर हम देखें कि ये इसका और फंक्शन क्या है, द UNISDR जो है आपका, ये जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाला ऑफिस यूनाइटेड नेशंस का, इसका काम ये है कि जितना भी आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है, देखो डिजास्टर के रिगार्डिंग आपको 2 फ्रेमवर्क ध्यान रखने हैं। एक फ्रेमवर्क है आपका ह्योगो फ्रेमवर्क और एक है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। जो ह्योगो फ्रेमवर्क था वो था आपका 2005 से 15 तक, कि इसमें सभी कंट्रीज मिलकर ये देखती हैं कि 2015 तक आते आते हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से डिजास्टर से होने वाले लॉसेस को हम लोग कम कर देंगे। उसके बाद कौन सा आया, सेंडाई फ्रेमवर्क आया, जो है आपका 2015 से 2030 के बीच में, 15 साल का। पहला 10 साल का है, दूसरा 15 साल का है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क में देयर आर सम 7 टारगेट्स। तो इसको भी प्रमोट करना, इसको भी इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम है, ये काम है आपका UNISDR का, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाले ऑफिस का। ठीक है, तो इसका यही फंक्शन है कि ये काम करता है। तो आपने देखना है कि जो 7 टारगेट्स हैं जो ह्योगो में नहीं है, जो सेंडाई में है, इंप्लीमेंट किसी को करने तो पता होना चाहिए ना, तो इंप्लीमेंट करेगा ये 7 टारगेट्स को। 7 टारगेट्स क्या है, मैं एक बार बता देती हूँ, आपको याद रह जाएंगे सुनने के बाद ही। हमें रिड्यूस करना है मोर्टालिटी को, जितने भी लोग डिजास्टर की वजह से मर रहे हैं उनका हमें नंबर रिड्यूस करना है। हमें करना है जितने भी अफेक्टेड पीपल हैं बाय द डिजास्टर, या तो वो कहीं चले गए हैं या जगह को छोड़ के चले गए हैं, या फिर उनकी अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके पास अब पैसे नहीं है, या फिर खाने पीने के लिए भी कोई अनाज टाइप सा नहीं है। तो जितने भी अफेक्टेड पीपल हैं डिजास्टर के रिगार्डिंग, उनको भी हमें कम करना है। जो इकोनॉमिक लॉस है उसको हमें कम करना है। जो हमारा डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का पोल बूथ गिर गया है ना, आपका कोई भी जो टेलीफोन की वायर्स हैं वो ख़त्म हो गई, आपकी कोई बिल्डिंग है, स्कूल है, एजुकेशन वाला, वो गिर गया, तो दैट इज़ अ डैमेज टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब चीज़ों को हमें रिड्यूस करना है ना। किसको, मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल को रिड्यूस करना है, इकोनॉमिक लॉस को रिड्यूस करना है, और जो डैमेज हुआ है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो रिड्यूस वाले ये हैं। ये तो 4 हो गए टोटल। हमें इंक्रीज क्या करना है, इंक्रीज द कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल स्ट्रैटेजीज फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी है लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कि भाई हम लोग जो डिजास्टर हो रही हैं उनको कम से कम कर सके, है ना, और जो भी डैमेज हो रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर डेवलपिंग कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है टू फॉर्म द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, DRI, अगर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज के पास, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी बनती है कि ये उनको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। तभी डिजास्टर से होने वाली जो लॉसेज हैं, चाहे वो ह्यूमन लॉस हो चाहे वो इकोनॉमिक लॉस हो, वो थोड़े से कम हो सकेंगे। एक तो ये करना है। थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। डिजास्टर अगर आने वाली है, हजार्ड अगर आने वाली है, अगर पहले से ही पता होगा कि ये अभी इस टाइम पर आ जाएगी, तो थोड़े से हम लोगों को वहाँ से शिफ्ट जल्दी करवा पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 4 टारगेट्स हैं रिडक्शन वाले,
और 3 टारगेट हैं किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने वाले। तो पेपर में अगर आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टारगेट्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, तो अपने 7 ध्यान रखने हैं। 7 टारगेट्स हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, जो कब से कब तक है, 15 टू 30 तक, 2015 टू 2030 तक। उससे पहले कौन था? उससे पहले था आपका ह्योगो फ्रेमवर्क। ठीक है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो स्पेसिफिकली किसके लिए है? इट इज़ फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जितना भी डिजास्टर का रिस्क है उसको रिड्यूस कर देना, दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। अगर हम ह्योगो की बात करें, ह्योगो का जो मैकेनिज्म था दैट वाज बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर। कि डिजास्टर्स तो आएंगे, देखो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, अर्थक्वेक आएगा तो आएगा, फ्लड आएगा तो आएगा, सुनामी आएगी तो आएगी, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से किसी भी जो कंट्री है, जो लोकल कम्युनिटी है, उसको इम्पैक्ट ना पहुँचे। ठीक है, तो ये ह्योगो फ्रेमवर्क का था। दोनों में डिफरेंस इतना है कि ह्योगो में डिजास्टर को आने दिया जाता है और लोगों की अडैप्टेशन बढ़ाई जाती है, और जो आपका सेंडाई है उसमें डिजास्टर के आने के जो रिस्क हैं उसी को ही रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक बात है, तो डिजास्टर ही ना आए, तो इसके लिए काम किया गया है अंडर दिस सेंडाई। और ये आपको ये 7 जो टारगेट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बस रिपोर्ट थी न्यूज़ में इसलिए हमने इतना ज़्यादा कर लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट है अटल टनल। अटल टनल रिसेंटली भी इनॉग्रेट की गई है। अगर हम देखें तो ये सबसे जो रोहतांग एरिया के पास है, खास करके माउंटेन रेंज कौन सी है? पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज में 3000 मीटर की ऑल्टीट्यूड के ऊपर हिमाचल प्रदेश में ये टनल बनाई गई है, जिसका रिसेंटली भी इनॉग्रेशन किया गया था। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इज दी 9.02 किलोमीटर, और ये सबसे पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अभी तक की, पूरे वर्ल्ड की। और ये किसको किससे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स दी मनाली टू दी लाहौल स्पीति वैली। मनाली से लाहौल स्पीति के बीच में टनल है जिसको दोनों को ही कनेक्ट करती है। और साथ आपने ध्यान रखना है कि जो ट्रैवलिंग का टाइम था फ्रॉम मनाली टू लेह, उसको थोड़ा सा इसने कम कर दिया है। ठीक है, तो अपनी चीज़ ध्यान रखनी है, अटल टनल कब बनाई गई थी, कहाँ पर ये प्रेजेंट है, क्या इसकी लेंथ है, और क्या और किस एरिया को ये दो लिंकिंग पॉइंट्स को ये अटैच करती है। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा देखना है, अटल टनल के बारे में, है ना। नाम से हमने पिछली क्लास में भी किया था आई थिंक कि हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर गुड गवर्नेंस डे मनाया था 25 दिसंबर में, तब हमने ये देखा था कि भाई उनके नाम पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को ये, तो दिसंबर वाले करंट अफेयर जो हमने किए थे उसमें भी था ये, तो अभी भी आपका थोड़ा सा रिवाइज हो गया। ठीक, अभी इनॉग्रेशन हुई थी तो इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो आपको इसकी लेंथ, कहाँ पर सिचुएटेड है, किन किन 2 सिटीज़ को जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग। ओके, INS कावारत्ती। INS कावारत्ती है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये चीज़ है क्या। इट इज़ दी एंटी सबमरीन वॉरफेयर। जब शिप होती है बेसिकली जो अबव वाटर चलती है, सबमरीन क्या होती है जो अंडर वाटर चलती है ना। तो बेसिकली अंडर वाटर वाली चीज़ को थोड़ा सा डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर कोई एनिमी कंट्री ने हमारे इंडियन ओशन में कोई सबमरीन भेजी है जो अंडर वाटर आ रही है, तो अगर उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए हमारे पास एक शिप है जिसका नाम है INS कावारत्ती। और ये एक शिप नहीं है, ये ऐसी 4 शिप्स हैं। प्रोजेक्ट 28 ध्यान रखना है आपने, प्रोजेक्ट 28 इसके अंडर 4 शिप्स बनाई गई थी जो स्पेसिफिकली क्या काम करेंगी, सबमरीन जो है उनके अगेंस्ट काम करेंगी। देख, तो INS कावारत्ती है, बाकी जो 3 है, बाकी 3 है आपकी INS कमोरता, INS कादमत एंड INS किल्तान। बाकी 3 जो थी वो तो पहले से ही कमीशन कर ली गई थी नेवी में। अब रिसेंटली ये जो चौथी है कावारत्ती, ये भी कमीशन कर ली गई है। तो प्रोजेक्ट 28 के अकॉर्डिंग जितने भी हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर लेकर आने थे वो हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट 28 ध्यान रखना है, इन 4 शिप्स के नाम ध्यान रखने हैं, और बेसिकली ये क्या है, ये क्या है आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो INS कावारत्ती ये क्या है। पेपर में आ सकता है कि भाई ऑप्शन में एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ये आपका डिस्ट्रॉयर है, ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर ये आपका फ्रिगेट है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं UPSC में और बाकी स्टेट सर्विसेज में। तो आपको ध्यान रखना है जो INS कावारत्ती है, INS कमोरता, कादमत, किल्तान, ये जो चारों की चारों हैं प्रोजेक्ट 28 के अंडर, दे आर दी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स हैं ये। ठीक है, स्पेसिफिकली जो भी सबमरीन किसी और एनिमी कंट्री ने यहाँ पर भेजी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए हम लोगों ने ये शिप्स डेवलप करी हैं। ठीक है, तो इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो ये इस वजह से न्यूज़ में था। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल क्या क्या याद रखना है तो पता लग गया आप लोगों को इसमें। नेक्स्ट है जोजिला टनल।
जोजिला टनल न्यूज़ में थी क्योंकि रिसेंटली अभी इसको स्टार्ट किया गया है, पहली बार इसका जो काम शुरू किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। और अगर हम देखें कि बेसिकली ये जो टनल है वो क्या है, दिस टनल विल लिंक द श्रीनगर टू दी लेह। श्रीनगर और लेह के बीच में जो भी नेशनल हाईवे 1 चलता है, ये कभी कभी एवलांचेस की वजह से, है ना, जो बर्फ़ के तूफान आते हैं, बर्फ़ पूरी नीचे आ जाती है फ्रॉम द पहाड़, तो उस वजह से क्या है, ये कभी कभी बंद हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हम जोजिला टनल बना रहे हैं विच विल कनेक्ट द श्रीनगर एंड लेह एरिया, ताकि चाहे सर्दी हो, चाहे कोई एवलांच है, चाहे कोई डिजास्टर हो, कनेक्टिविटी ना रुके। ठीक बात है, इतना ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये क्या चीज़ है, और जब ये बन जाएगी तो इट विल बिकम द एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल। अभी पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वो कौन सी थी, वो अटल टनल थी, है ना। अभी कौन सी होगी, जोजिला टनल बनने के बाद एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल बन जाएगी। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी आपकी 14.15 किलोमीटर, 14.15 किलोमीटर की टनल होगी, जो अटल टनल से भी ज़्यादा है। अटल टनल की कितनी थी, 9.02 किलोमीटर थी, और जोजिला की है 14.15 किलोमीटर। तो आपने इसकी लेंथ ध्यान रखनी है। आपने देखना है कि भाई कौन से दो एरियाज़ को ये अटैच करती है, और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी, है ना। और अल्टीमेटली ये कब तक बन जाएगी, ये 5 साल में बन जाएगी। 5 साल एस्टिमेटेड है, अगर इसका 7 हो जाए तो हैरान मत होना, तो जल्दी बन जाए तो हैरान होना, ठीक है। बट एस्टिमेटेड टाइम इज़ दी 5 ईयर, इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना 5 साल में है या 4 साल है, बट ऐसे ही अगर थोड़ा सा लिंक करना हो चीज़ों को किसी के साथ तो आपको ये चीज़ें जोजिला टनल के बारे में ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको ये जो कंसेप्ट है कि भाई श्रीनगर से लेकर द्रास, श्रीनगर के बाद द्रास आता है, द्रास के बाद कारगिल, कारगिल के बाद लेह, तो ये चारों की चारों जो सिटीज़ हैं, इनको ये बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा, ताकि अगर कोई मिलिट्री की मूवमेंट भी हो, कोई थ्रू दी ट्रक्स और थ्रू दी बसेस, अगर हमें मिलिट्री पहुंचानी है, कहीं पर ले एरिया में पहुंचानी है, तो उसके लिए भी हमें ये इंतज़ार ना करना पड़े कि पहले बर्फ़ हटाएंगे उसके बाद जाएंगे। तो टनल बना देंगे, अल्टीमेटली हर पूरे साल की जो कनेक्टिविटी है वो हम लोग इंश्योर कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, द कनेक्टिविटी विल नॉट स्टॉप। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। एक मिसाइल है रुद्रम, जिसका नाम है, जो रिसेंटली अभी इंडिया ने टेस्ट फायर करी है फ्रॉम दी सुखोई 13 फाइटर एयरक्राफ्ट। कहाँ से लॉन्च करी फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये रुद्रम बेसिकली है क्या, आपको ध्यान रखना है। रुद्रम इज़ दी एंटी रेडिएशन मिसाइल। हमें पता है हर एक कंट्री के पास क्या होता है, एक रडार सिस्टम होता है। रडार सिस्टम है जिसकी हेल्प से वो लोग ये पता कर पाते हैं कि कौन सी कंट्री की मिसाइल उनके ऊपर आ रही है, या फिर वो कितनी दूर है, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा भी हो सकता है कि अगर किसी और कंट्री ने इंडिया के ऊपर ऐसा सिस्टम चालू रखा हुआ है रडार वाला, तो उनको पता लग जाएगी कि इंडिया में कौन कौन सी मिसाइल्स कहाँ पर लॉन्च करवा रहे हैं हम लोग, और वो कितनी देर में उनकी कंट्री तक पहुंच जाएंगी। तो ये बेसिकली जितना भी सिस्टम है पूरा का पूरा रडार सिस्टम, जो किसी कंट्री ने हमारे ऊपर डेवलप किया हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करना हमारा जो मकसद है वो कौन पूरा करेगा, इट विल बी फुलफिल्ड बाय द रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, अगर हम इसको एक तरफ में बोलें तो दैट इज दी इट फ्रॉम अ वेरिंग रेंज ऑफ एल्टीट्यूड फॉर डिस्ट्रॉइंग। क्या डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉइंग एनिमी सर्वेलेंस रडार्स को ख़त्म करना है। ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनके जो भी सिस्टम्स हैं जिनकी हेल्प से वो हमारी मूवमेंट का पता लगा पा रहे हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी उसका पता लगा पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लॉन्च करी है, वी हैव लॉन्च दी रुद्रम मिसाइल। इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कितना इसका रेंज है, ये सब थोड़ा सा सीक्रेटिव रखा जाता है, ताकि हम पढ़ लेंगे तो बेसिकली एनिमी कंट्री भी तो पढ़ ही लेगी। तो अभी जैसे ही इसको थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे लेकर आया जाएगा, जब इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तब हल्की सी चीज़ें थोड़ी सी ये लोग जो है रिलीज़ करेंगे प्रेस में, पब्लिक नोटिस में, तब हम पता कर लेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन अभी तक इन्होंने कितना बताया कि जो स्ट्राइक रेंज है इसकी कि कितने दूर तक ही जा सकती है। द स्ट्राइक रेंज इज़ आपका 100 to 150 किलोमीटर। इतनी रेंज तक एरियाज़ में ये किसी भी एनिमी के रडार को, एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक बात है। और ध्यान रखें किसने बनाया है इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये DRDO ही बेसिकली सारी मिसाइल्स बनाता है। अगर कन्फ्यूजन हो कि भाई किसने बनाई होगी, तो DRDO ही मार्क कर देना, मैक्सिमम टाइम यही बनाता है ये। ठीक है, तो DRDO ने बनाई है। इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है, कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको एयर टू ग्राउंड लॉन्च किया है। इट इज़ दी एयर टू सरफेस मिसाइल।
एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। अल्टीमेटली इसकी रेंज कितनी है, 100 से 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ओके, तो रुद्रम मिसाइल बेसिकली क्या है, किसने डेवलप करी है, और अगर हम देखें कि ये कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन किस किस का है ये, इट इज़ कोलैबोरेटेड बाय द इंडिया एंड रशिया। ठीक है, तो रशिया ने, हमने पहले ब्रह्मोस की बात करी थी, ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा प्लस मॉस्कवा रिवर के नाम पर ये पड़ा था। ये भी किसके लिए, किसके कोलैबोरेशन थी, इंडिया रशिया की कोलैबोरेशन थी ये भी, जिसमें हमने देखा था कि ब्रह्मोस वॉज दी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस वॉज दी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, है ना। तो ये क्रूज मिसाइल थी, सुपरसोनिक थी, जिसकी जो स्पीड थी दैट वाज 2.8 टू 2.9 मैक, है ना। ये हमने पिछली क्लास में किया है, इसलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि ब्रह्मोस मिसाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस वाली हैं हल्की सी, और ये आपकी रुद्रम वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रुद्रम क्यों न्यूज़ में थी। क्रक्स निकाल लेना सिंपल कि इट इज़ अ एंटी रेडिएशन मिसाइल। किसी भी एनिमी कंट्री का रडार सिस्टम अगर इंडिया के ऊपर है, जिससे वो हमारी स्ट्रेटजी का पता लगा पा रहा है, मिसाइल की मूवमेंट का पता लगा पा रहा है, तो उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए जो रुद्रम मिसाइल है वो लॉन्च की गई है। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है नोबल लिटरेचर प्राइज़। प्राइज़ मेडिसिन में हो गया, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, है ना, पीस में हो गया। आप देखेंगे लिटरेचर प्राइज़ कौन सा है। लिटरेचर प्राइज़ मिला है आपकी लुइस ग्लक को। कैसे प्रोनाउंस कर लो यार, मेरे को जैसे पता लग रहा है लुइस ग्लक इसका नाम है, पर लेडी हैं जिनको ये बेसिकली प्राइज़ मिला है। तो आपको जैसे याद रहता है उस तरीके से याद कर लेना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लिटरेचर प्राइज़ किसको मिला है, क्यों मिला है, किसके लिए मिला है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता हमें। बेसिकली इनकी पोएम्स के लिए इनको मिला है कि भाई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में अच्छी पोएम्स लिखी हैं, जिनका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी पर पड़ा है। ठीक है, तो आपको बस नाम ध्यान रखना है और ये कौन सा इनको प्राइज़ मिला है ये ध्यान रखना है। और ये फोर्थ टाइम है जब किसी भी विमेन को नोबल लिटरेचर प्राइज़ मिला है इन द पास्ट डिकेड, है ना। पिछले 10 सालों में 4 ऐसी विमेन्स हो चुकी हैं, 4 विमेन ऐसी हो चुकी हैं जिनको नोबल लिटरेचर प्राइज़ मिला है। पहली 3 कौन थी या इससे पहले की कौन थी फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर में कभी नहीं आएगा। बस आपको अभी का ध्यान रखना है, इनका नाम ध्यान रखना है, लुई ग्लक। ठीक है, याद रहेगा, नॉर्मल है। नेक्स्ट है 2 रामसर साइट डेजिग्नेटेड इन इंडिया। रामसर साइट हमने पहले भी करी थी, दूसरे वाले करंट अफेयर में भी करी थी, है ना। टोटल हमें पता है इंडिया में टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया आर 42 रामसर साइट्स हैं। जो कोई भी वेटलैंड साइट है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो वेटलैंड साइट जो या तो पूरे साल अंडर वाटर रहती हैं या फिर कुछ टाइम ऑफ द ईयर में अंडर वाटर रहती हैं। तो हम रिवर, लेक्स, आपका जो पैडी फील्ड है, जो राइस हम लगाते हैं वो वाला, ग्राउंड वाटर, ये सब का सब क्या है, दीज आर दी वेटलैंड। इंडिया में 42 ऐसी रामसर साइट्स हैं। हमें पता है 42nd हम लोगों ने करी थी पहले। 42nd वॉज दी सोकर वेटलैंड साइट, जो कहाँ थी आपकी, लद्दाख रीजन में थी, दैट वॉज दी 42nd। फिर हमने 41st देखी थी, 41st वॉज दी लोनार लेक, जो कहाँ पर थी आपकी, महाराष्ट्र वाले एरिया में थी। जो 40th थी, 40th वॉज दी सुर सरोवर लेक। सुर सरोवर लेक ये कहाँ पर थी आपकी, ये यूपी में थी। ठीक है, तो ये नवंबर और दिसंबर में किया था हम लोगों ने। तो पीछे आ रहे हैं ना अक्टूबर में, तो अक्टूबर में एक महीने पर एक तो काबरताल वेटलैंड जो बिहार में है, आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इन दोनों को भी हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है, रामसर साइट का रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जो काबरताल है, काबरताल वॉज दी 39th रामसर साइट, और जो ये आसान कंजर्वेशन रिजर्व है दैट वॉज दी 38th। तो न्यूज़ में पिछले साल में कई सारी रामसर साइट रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर पर कौन सी है। और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने ये आपको करवाया हुआ है, तो आपने भी किया होगा, तो आपको भी याद होना चाहिए ये। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें कि इसको क्यों मिला है, क्यों नहीं मिला है, बस नाम याद रखो, नंबर याद रखो, रामसर साइट क्या होती है वो ध्यान रखो, है ना। तो ये कहाँ पर है, काबरताल आपका बिहार में, और जो आपका आसान कंजर्वेशन रिजर्व है ये है आपका उत्तराखंड वाले एरिया में। इनको रिसेंटली अभी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो पिछले 3 महीनों में ये आपके 5 रह चुकी हैं, तो ये पाँचों की पाँचों आपको इनके स्टेट के साथ, इनके सीरियल नंबर के साथ याद होनी चाहिए। ठीक बात है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद सीरियल नंबर। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है एंटी गाइडेड मिसाइल नाग पासिस दी फाइनल टेस्ट। देयर इज अ मिसाइल नाग जिसको हम लोग बोलते हैं, नाग मिसाइल है आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक से ही नाम क्लियर है कि ये एक ऐसी मिसाइल है
जो कोई भी टैंक अगर एनिमी कंट्री का है उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आएगी। ठीक है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसके सारे टेस्ट हो चुके हैं। अब ये प्रोडक्शन वाले एरिया में जाएगी कि भाई अल्टीमेटली इसको कितना जल्दी प्रोड्यूस करना है, कितना इसके नंबर में मिसाइल रखनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब डिसाइड की जाएंगी। आपको ये ध्यान रखना है नाग मिसाइल कौन सी है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और ये किसने रिलीज़ की है, इट इज़ रिलीज्ड बाय द DRDO। हर कोई DRDO ही कर रहा है, तो ये भी DRDO ही है। अगर हम देखें कि की हाईलाइट्स क्या है, जो आपकी नाग मिसाइल है ना, ये मूवमेंट के थ्रू भी आप लेके जा सकते हो। मान लो कोई भी आप किसी व्हीकल पे जा रहे हो, किसी गाड़ी में जा रहे हो, साथ में इसकी एक पर्टिकुलर गाड़ी आती है जिसका नाम है नामिका, दैट इज़ द नाग मिसाइल कैरियर। एक ऐसी गाड़ी जो हेल्पफुल रहेगी नाग मिसाइल को कैरी करने के लिए, उसका नाम ही है नामिका। तो अगर आप जब जा रहे हो, आपको लगता है कि भाई रिसेंटली कोई टैंक है जो आप पर अटैक करने वाला है, वहाँ से मिसाइल्स निकल रही हैं, तो आप क्या करो, उसी टैंक को डिस्ट्रॉय कर दो। तो वो कैसे करोगे टैंक को डिस्ट्रॉय, यू विल रिलीज द नाग मिसाइल ऑन देम, है ना। तो दैट इज़ द नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको कैरी करने के लिए नामिका एक पूरी गाड़ी का टाइप सा है, तो वो बेसिकली उसको कैरी करके लेकर जाता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज है आपका 4 to 7 किलोमीटर, क्योंकि टैंक को तो डिस्ट्रॉय करना ड्यूरिंग वॉर ही करेंगे। अगर टैंक सामने से आता हुआ दिख रहा है कि भाई हाँ ये अटैक करने वाला है, तो 4 से 7 किलोमीटर की ऐसी रेंज है जहाँ पर ये डिस्ट्रॉय कर सकता है टैंक्स को। तो आपको उसकी रेंज ध्यान रखनी है, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज मिसाइल। ऐसा नहीं कि 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर, जहाँ पर टैंक दिख रहा है सिर्फ उसी को ही मार कर सकती है। ठीक है, तो नाग मिसाइल क्या है आपको पता है, तो ये इसको ध्यान रखना है, दैट इज़ अ 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 3rd जनरेशन है, कुछ 2nd जनरेशन है, कुछ 1st जनरेशन है, कुछ मिसाइल मतलब बेसिकली। तो जो नाग मिसाइल है दैट इज़ द 3rd जनरेशन। पेपर में अगर आ जाए तो हल्का सा पता होना चाहिए, बाकी आपको बस इसका एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये किसको डिस्ट्रॉय करने के काम आती है और इसका रेंज क्या है, और ये किस व्हीकल पर बैठकर जाती है, दैट इज़ नामिका, नाग मिसाइल कैरियर, फुल फॉर्म ही इसकी ये है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, अब इसका सिलेक्शन हो गया है, अब इसको बेसिकली प्रोड्यूस किया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस, नाम से क्लियर है, जहाँ पर नॉन वायलेंस आ गया मतलब गांधी जी, है ना। तो हमारे प्यारे गांधी जी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। मनाता कौन है, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA, है ना, जिसको हम बोलते हैं UNGA, यूनाइटेड नेशंस मनाता है। और अगर हम देखें इसके जो थीम है इसकी शेपिंग पीस टुगेदर। थीम ध्यान रखनी है आपने, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने कोई डे ध्यान रखना है तो आपने देखना है कि वो डे क्यों मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है और वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो इसमें है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। कौन मनाता है, यूनाइटेड नेशंस मनाता है, और जो थीम इज़ शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान रखनी है, रहेंगी याद। चलो, नेक्स्ट है बोंगो सागर। बोंगो सागर न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली अभी इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जिसका नाम क्या है, बोंगो सागर। आपको इतना पता होना चाहिए कि बोंगो सागर इज़ दी मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो बंगाल से आप ध्यान रख सकते हैं बांग्लादेश, बोंगो सागर, है ना। तो इंडिया एंड बांग्लादेश आप ध्यान रख लेंगे कि इनके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ठीक है, बस नाम ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है DRDO टेस्ट फायर टॉर्पीडो स्मार्ट। हमने पिछली क्लास में वरुणास्त्र किया था, वरुणास्त्र वॉज ऑल्सो द टॉर्पीडो, है ना। तो टॉर्पीडो हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था, दोबारा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अक्टूबर में सरकार ने कौन सा रिलीज़ किया है, टॉर्पीडो स्मार्ट। स्मार्ट है आपकी फुल फॉर्म इसकी, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सुपरसोनिक मिसाइल इंपॉर्टेंट है, असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। देखो नॉर्मल टॉर्पीडोज होते क्या हैं, टॉर्पीडोज होते हैं कि भाई ये आपका पूरा वाटर वाला एरिया है, यहाँ पर एक शिप है, यहाँ पर ये दूसरी शिप है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपने इस शिप को डिस्ट्रॉय करना है, आपके पास मिसाइल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, टॉर्पीडो को लॉन्च करवाओगे यहाँ से। एक काइंड ऑफ इस तरीके का वेसल होता है जो अल्टीमेटली इसको टकराएगा और इसको ये ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर ये शिप इससे बहुत दूर है तो ये इसको अल्टीमेटली नहीं भेद पाएगा, क्योंकि इनकी रेंज थोड़ी सी कम होती है, 100 किलोमीटर के विद इन होती है। तो इसलिए अगर किसी शिप को आपको बहुत दूर मार करनी है, जिस पर अटैक करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, यू विल यूज़ दी स्मार्ट टॉर्पीडो। इसमें बेसिकली क्या है, एक टॉर्पीडो को कौन लेकर जाएगा, दिस टॉर्पीडो विल बी टेकन बाय द मिसाइल। ठीक है, मिसाइल आपने लॉन्च करी, उसके अंदर टॉर्पीडो है, मिसाइल आपने सुपरसोनिक स्पीड से लॉन्च करी, वो ऐसे जा रही है
अल्टीमेटली जैसे ही वो आपको शिप दिखी, उस शिप के बाद वो टॉर्पेडो को लॉन्च कर देगी। अब वो टॉर्पेडो अंडर वाटर जाकर या तो सबमरीन को अटैक कर देगा या फिर वो जाकर शिप को अटैक कर देगा। तो दैट डिपेंड्स। तो आपने बेसिकली मिसाइल का यूज़ नहीं किया है किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपने टॉर्पेडो का यूज़ किया है। मिसाइल का भी कर सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मिसाइल नहीं कर सकते, बट मान लो मिसाइल खत्म हो गई है ना, तो अगर टॉर्पेडो की थोड़ी सी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तरीके से डिस्ट्रॉय करता है आपके किसी भी शिप के सरफेस को, तो इसलिए आपका ध्यान रखना है आपको। द टॉर्पेडो है स्मार्ट, ये है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, मतलब टॉर्पेडो सिंपल सीधा लॉन्च नहीं किया गया है टुवर्ड्स एनी शिप, पहले इसको मिसाइल के साथ असिस्ट किया गया है। मिसाइल जब उस एरिया के टारगेट तक पहुंची तब टॉर्पेडो को लॉन्च करवाया गया है और तब जाकर उसने शिप को मारा है। ठीक है, तो दैट इज स्मार्ट टॉर्पेडो। ये भी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? DRDO ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी रेंज देखो कितनी है, रेंज इज दी 650 किलोमीटर। मैंने बताया कि टॉर्पेडो की रेंज हल्की सी कम होती है, लेकिन ये स्मार्ट टॉर्पेडो है क्योंकि इसको सुपरसोनिक मिसाइल के थ्रू हम लोग लॉन्च करवा रहे हैं, इस वजह से इसकी जो रेंज है दैट इज दी 650 किलोमीटर। और ये किसी शिप को भी मार सकता है, ये किसी सबमरीन को भी मार सकता है। अगर शिप को मारना हो तो मिसाइल का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो अगर इस वाटर के अंदर कहीं सबमरीन फ्लोट कर रही है, ये सबमरीन है, तो इस सबमरीन दिख नहीं रही मिसाइल को, तो इसके अंडर वाटर के केस में क्या होता है, हल्की सी प्रिसीजन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। तो इस वजह से टॉर्पेडो में प्रिसीजन जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही मिसाइल ने उसको अंडर वाटर रिलीज करा टॉर्पेडो को, टॉर्पेडो मिसाइल सबमरीन को ढूंढता ढूंढता पहुंचेगा और इसको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि भाई किस तरीके से मिसाइल के थ्रू हम टॉर्पेडो लॉन्च करवा रहे हैं और अल्टीमेटली कैसे वो किसी भी टारगेट को भेज रहा है। इसकी आपने रेंज ध्यान रखनी है, इसका आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई किसने बनाया है, दैट इज बाय द DRDO, और अल्टीमेटली ये सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टॉर्पेडो क्या होता है हमने देखा था पहले, टॉर्पेडो और दी सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल। मिसाइल नॉर्मली अबव दी वाटर होती है, जो टॉर्पेडो है मिसाइल ही तरीके की है ये, क्योंकि मिसाइल क्या करती है, ये भी डिस्ट्रॉय करने की काम आती है, टॉर्पेडो भी डिस्ट्रॉय करने की काम आ रहा है। तो इस तरीके का ही टॉर्पेडो बेसिकली होता है जो किसी भी चीज़ पर जाकर टकराता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इज़ दी सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल। ठीक बात है, रहेगा याद है? ओके। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हमें ये पता है कि जो मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा पीक पर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोरोना की वजह से लोगों में सुसाइड रेट बढ़ा है, लोगों में डिप्रेशन बढ़ा है, लोगों में एंग्जाइटी बढ़ी है, लोगों में स्लीप डिसऑर्डर बढ़ा है। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। कब करते हैं? 10 अक्टूबर को हम लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिजिकल हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो दैट इज़ दी कंसेप्ट। तो 10 अक्टूबर ध्यान रखना है आपने इसका डे। अगर हम इसकी थीम की बात करें, थीम ध्यान रखनी है हमें, थीम इज़ दी मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है और सुसाइड को प्रिवेंट करना है, ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पर ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से लोग सुसाइड करें, डिप्रेशन में आए, एंग्जाइटी में आए ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लोगों को पता हो कि भी अल्टीमेटली सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, हम अकेले नहीं हैं। तो कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाना जिससे लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड आए, कुछ उनकी क्लासेस लगानी, कुछ फिजियो कोई इनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी करवानी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस डे के अंदर हम लोग मनाते हैं। तो इसकी थीम ध्यान रखनी है आपने, 10 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसकी थीम आपने ध्यान रखनी है प्रमोशन एंड मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी डे को आपको ध्यान रखना है कि वो नेशनल डे है या फिर इंटरनेशनल डे है। अभी देखना इसमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है आपका 11 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया में क्या मनाया जाता है? नेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये मनाते हैं हम लोग 24 जनवरी को। तो पेपर में क्या चीज़ पूछी जाएगी उसके हिसाब से आपको आंसर तय करना है। अगर इंटरनेशनल डे पूछा जाएगा गर्ल चाइल्ड पर तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 11 को मनाते हैं, और जो नेशनल डे ऑन गर्ल चाइल्ड है वो हम मनाते हैं 24 जनवरी को। अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे की तो इसकी थीम क्या थी? थीम इज़ दी माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। अगर लेडीज़ की, जो फीमेल्स हैं, उनकी भी आवाज़ अगर ऐड की जाएगी इन दी रिप्रेजेंटेशन, तो जो फ्यूचर होगा दैट वुड बी द इक्वल फ्यूचर। जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मेल को प्राप्त हैं वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल को भी प्राप्त हों। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाते हैं, क्या इसकी थीम है और ये कौन मनाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द यूनिसेफ।
यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है आपका, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द संत मिसाइल। संत बस ऐसे ही नाम रखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म इज दी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। हमने अभी नाग किया था ना, नाग भी क्या था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था। नाग मिसाइल को हम लोग किसी सरफेस से भी लॉन्च कर सकते हैं और हवा से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके बेसिकली सरफेस वाली है उसको कौन सा कैरियर लेकर जाता है, दैट इज नामिका, नाग मिसाइल कैरियर। और जो आपका हेलीकॉप्टर है, देयर इज अ हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव हेलीकॉप्टर से हम लोग रिलीज करते हैं नाग मिसाइल जिसका नाम है हेलिना। हेलीकॉप्टर नाग मिसाइल, तो ये मिसाइल सरफेस के थ्रू भी लॉन्च हो सकती है, हेलीकॉप्टर के थ्रू भी लॉन्च हो सकती है। ठीक है, लेकिन हल्का सा जो हेलिना है इसकी रेंज थोड़ी सी कम है। इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये संत मिसाइल जो है बेसिकली इसको नया तरीके से जनरेट किया है। जो संत मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है, 50 to 20 किलोमीटर है। जो पहली हेलिना थी उसकी 7 से 10 किलोमीटर के बीच की रेंज थी। तो बेसिकली इसकी जो रेंज है उसको डबल कर दिया गया है। आप कह सकते हो कि जो संत मिसाइल है दैट इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दी हेलिना। और वह हेलिना कहाँ से लॉन्च की जाती है, जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है इंडिया का, वहाँ से वो रिलीज़ की जाती है। ठीक है, आपको सरफेस वाला पता लग गया, आपको हेलीकॉप्टर वाला पता लग गया, आपको अपग्रेडेड वर्जन पता लग गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बनाया किसने होगा, ऑब्वियसली DRDO ने, है ना, और तो कोई है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, DRDO ने बनाया है। नेक्स्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट गेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ये न्यूज़ में था क्योंकि कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर है ये, दैट इज इन दी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर पर ये है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। गोदावरी रिवर के ऊपर एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, ये बन चुका था, इसका काम शुरू हो चुका था, बट इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया था। क्लियरेंस का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद क्या किसी एनवायरमेंट को हानि पहुँच रही है ना, तो उसके लिए पहले क्लियरेंस लेना पड़ता है, बट इन्होंने पहले क्लियरेंस नहीं लिया नहीं। तो ये इसका केस चल रहा था NGT में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि भाई इसका काम शुरू हो चुका है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा, तो फिर इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, वी आर गिविंग इट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से एनवायरमेंट को ये हानि पहुँचाएगा, ये काफ़ी चीज़ें इंप्रूव ही करेगा। तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है, गोदावरी रिवर पर है। ठीक है, ये क्या करेगा बेसिकली, जहाँ पर जैसे गोदावरी रिवर फ्लो करती है, यहाँ से आपकी प्राणहिता रिवर आती है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, है ना, तो जहाँ पर ये मीट करती हैं आपस में, वहाँ पर ही क्या बनाया जाएगा, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द प्राणहिता एंड द गोदावरी रिवर। और ये इसमें ध्यान रखना है, कुछ ऐसे मिशन चलाए जाते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आपको ये बताया, जिसमें बेसिकली लोगों को ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी प्रोवाइड करवाया जाता है ना। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था, क्योंकि जो तेलंगाना गवर्नमेंट का मिशन भागीरथी है, मिशन काकतीय है, ये बेसिकली दोनों मिशन है स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर एंड द इरिगेशनल वाटर फॉर द कम्युनिटीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। क्या इनकी डिटेल है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेट की वाली ये स्कीम्स हैं, इनको हमें डिटेल में नहीं करना। हमें सिंपल कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मतलब था, हमें देखना है कि भाई ये कौन सी रिवर पर है। ये आपका है गोदावरी रिवर पर, जिसको अभी रिसेंटली आपका क्लियरेंस दिया जा चुका है बाय दी NGT। ठीक है, और ये हेल्प करेगा अल्टीमेटली रूरल एरियाज़ के चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे करंट अफेयर्स थे रिगार्डिंग दी सेकेंड पार्ट ऑफ दी अक्टूबर। आपको PDF मिल जाएगी, ऐप से PDF मिल जाएगी आपको। इंग्लिश में PDF है यार, देखो हिंदी में नहीं है वहाँ पर, तो थोड़ा सा कोप अप कर लो हमारे साथ भी। तो आपको मतलब नोट्स बहुत इजी बना रखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो वी आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये हमारे डाउट्स को क्लियर नहीं किया जा रहा है, हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आपके, बट आपको हल्का सा रिवीजन जरूर करनी है इसके साथ में। मैं हर वीडियो के लेक्चर में लास्ट में बोलती हूँ कि भाई आपको रिवीजन के बिना चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अगर आपको लगता है कि आपने वीडियो देख ली, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो वो सॉल्व नहीं होगा अनटिल और अनलेस जब तक आपने वो नोट्स ढंग से नहीं पढ़े हैं। अगर आपने नोट्स 2 से 3 बार पढ़ लिए हैं तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो बस रिवीजन करते रहना। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड ऑल दी बेस्ट, है ना, 2 बार ऑल दी बेस्ट है ताकि चीज़ें आपके लिए और अच्छी रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।